नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हमारा टॉपिक चल रहा था समस्थिति की संकल्पना के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि समस्थिति क्या है। ठीक है, उसकी परिभाषाएं देखी विभिन्न विद्वानों ने। इस समस्थिति शब्द की उत्पत्ति के बारे में जाना। देखिए, समस्थिति के अंतर्गत हमने जाना कि धरातल के ऊपर जो पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय बेसिन आदि जो पाए जाते हैं, ये किस प्रकार से एक दूसरे से संतुलित अवस्था में स्थित हैं। ये किसी निश्चित नियम के अनुसार संतुलित है और उसी नियम को समस्थिति के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसके बाद हम लोगों ने इसके अंतर्गत देखा था कि जो आइसोस्टेसिस शब्द है, ये आइसोस्टेसिस शब्द आपके ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस से बना है, जिसका अर्थ है एनिक्विपोसिया, अर्थात एक समान खड़ा होना। कि धरातल पे जो विभिन्न प्रकार के भू आकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सभी एक निश्चित एक समान आधार पर खड़े हुए हैं। इसके बाद हमने इसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखी, जिसके अंतर्गत हमने जाना, जैसे आर्थर ओम्स की परिभाषा पढ़ी हमने इसके अंतर्गत। इसके अलावा स्टीयर्स की परिभाषा पढ़ी। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार हमने समस्थिति को परिभाषित किया था कि समस्थिति है वो क्या है। जनरल चेन निकल के आई कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी अपने स्थान पर घूम रही है, तो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित जो ऊंचे क्षेत्र हैं जैसे पर्वत, पठार, और नीचे क्षेत्र जैसे महासागरीय बेसिन, इनके बीच में भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की जो दशा है उसी को समस्थिति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आर्थर ओम्स ने इसको परिभाषित किया था कि समस्थिति है वो संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर विभिन्न ऊंचाई वाले विशाल पर्वतमालाओं, पठारों और मैदानों के बीच में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने समस्थिति के बारे में जाना। भूगर्भ शास्त्र ने भी इसको परिभाषित किया था। उसके अनुसार कि जो समस्थिति है वो पृथ्वी के एक तो स्थल मंडल और एक दुर्बलता मंडल, तो दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण संतुलन है। ठीक है, जिससे कि जिस पर जो विवर्तनिकी प्लेटें हैं वो अपनी मोटाई और घनत्व के आकार के आधार पर एक निश्चित ऊंचाई पर तैरती रहती है। आज हम पढ़ेंगे कि समस्थिति की जो खोज है वो किस प्रकार से हुई थी। समस्थिति की खोज कि किस प्रकार समस्थिति की खोज में विभिन्न विद्वानों ने अपना योगदान दिया, कहाँ पर किस प्रकार का कार्य हो रहा था जिससे कि समस्थिति के सिद्धांत की खोज हुई। देखिए, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम 1735 में एक विद्वान है पियरे बोगोर। तो पियरे बोगोर नामक विद्वान ने समस्थिति की समस्याओं पर अपने विचार है वो प्रकट किए थे। उन्होंने क्या किया, दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है उसमें चिम्बराजी जो ज्वालामुखी पर्वत है उसका सर्वेक्षण किया और उसके दौरान पाया कि जो पर्वतमालाएं हैं वो कम आकर्षण बल का प्रयोग कर रही है, क्योंकि उन्होंने पेंडुलम को आकर्षित कम किया है। इसके बाद इसी प्रकार का विचार जो आपके बोस्कोविच नामक महोदय हैं उन्होंने 1877 में प्रकट किया था। उन्होंने भी समस्थिति के बारे में कुछ जाना। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के जो अंतरतम है यानी आंतरिक भाग है, उस अंतरतम में तापमान द्वारा पर्वतों के नीचे की जो शैलें हैं इनका विस्तरण होता है, यानी एक्सपेंशन होता है, और उस विस्तरण होने के कारण उनका घनत्व है वो कम हो जाता है। तो इसके कारण इसकी जो क्षतिपूर्ति है वो पर्वतों की ऊंचाई के द्वारा होती है। इसके बाद 1854 में जॉर्ज एवरेस्ट महोदय, उनके द्वारा हिमालय की जो तलहटी हैं इसके अंतर्गत सिंधु गंगा के मैदानों में अक्षांशों का निर्धारण है वो किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत देश में जो प्रमुख आधार बिंदु हैं वो निश्चित किए जा रहे थे। इसके अंतर्गत किसी भी आधार बिंदु का
किसी भी आधार बिंदु को निश्चित करने के लिए उसका अक्षांशीय निर्धारण दो विधियों द्वारा किया जाता है, एक तो खगोलीय विधि और एक त्रिकोणमितीय विधि। यदि दोनों विधियों के द्वारा एक समान उसकी मान आए तो उसका अक्षांश है वो निश्चित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में जो कल्याणपुर और कल्याणपुर नामक दो गांव थे हिमालय की तलहटी में, जब उनका आधार बिंदु निश्चित किया गया तो उनका जो दोनों विधियों के द्वारा अक्षांशीय मान आया उसमें लगभग 5 सेकेंड यानी 5 मिनट 5.236 सेकंड का अंतर आया। तो इसका अंतर के कारणों को जानने के बाद में जो विभिन्न प्रकार के खोजें हुई उससे आपके समस्थिति सिद्धांत की खोज होती है। तो देखिए समस्थिति की खोज, तो सबसे पहले सर्वप्रथम आपका 1735 में एक विद्वान थे पियरे बोगोर। तो पियरे बोगोर ने क्या किया कि जो एंडीज पर्वतमाला है समस्थिति की समस्याओं पर विचार डाला। इन्होंने क्या किया था, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित चिम्बोरेजो ज्वालामुखी पर्वत का सर्वेक्षण किया। ठीक है, और सर्वेक्षण के दौरान पाया कि जो पर्वतमालाएं हैं कम आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रही हैं। ठीक है, इन्होंने पाया कि जो पर्वतमालाएं हैं वो कम आकर्षण शक्ति का प्रयोग है वो कर रही हैं। तो ये तो था चिम्बोरेजो का। सबसे पहले 1735 में पियरे बोगोर नामक एक विद्वान थे, उन्होंने समस्थिति की समस्या पर अपने विचार दिए। उन्होंने दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है उस पर स्थित चिम्बोरेजो ज्वालामुखी पर्वत का सर्वेक्षण किया था और उसमें पाया था कि जो पर्वतमालाएं हैं वो कम आकर्षण शक्ति का प्रयोग है वो कर रही हैं। इसी प्रकार से दूसरे विद्वान बोस्कोविच, एक अन्य विद्वान बोस्कोविच, ठीक है, 1877 में इन्होंने अपने विचार दिए बोस्कोविच ने। और विचार क्या दिए थे, बोस्कोविच ने अपने विचार दिए कि पृथ्वी के अंतरतम में जो तापमान है उसके द्वारा पर्वतों के नीचे की शैलों का विस्तरण होता है। पृथ्वी के अंतरतम में तापमान द्वारा पर्वतों के नीचे की शैलों का विस्तरण होने के फलस्वरूप
विस्तरण होने के फलस्वरूप ठीक है, विस्तरण होता है और उसके फलस्वरूप उसका घनत्व कम हो गया। और जब ये घनत्व कम हो गया तो इसकी जो क्षतिपूर्ति है वो पर्वतों की ऊंचाई द्वारा हुई। इसकी क्षतिपूर्ति पर्वतों की ऊंचाई द्वारा हुई। ठीक है, तो ये है बोस्कोविच 1877 में विचार दिया कि पृथ्वी के अंतरतम में तापमान के द्वारा पर्वतों के नीचे की शैलों का विस्तरण हो जाता है और विस्तरण होने के फलस्वरूप उनका घनत्व कम हो गया और इस घनत्व की क्षतिपूर्ति के लिए पर्वतों की ऊंचाई के द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति हुई। जब तापमान कम हो गया यानी घनत्व कम हो गया, ठीक है, किसके कारण हुआ? तापमान के द्वारा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक होने से पर्वतों के नीचे की शैलों का क्या हो गया? विस्तरण हो गया। विस्तरण होने से उसका घनत्व कम हो गया और घनत्व की क्षतिपूर्ति है वो किसके द्वारा हुई? पर्वतों की ऊंचाई के द्वारा हुई। ठीक है, इसके बाद आते हैं 1854 में जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, 1854 में। अब देखिए मेन समस्या इनके सामने आते हैं, यहीं से आपकी समस्थिति की खोज है वो शुरू हो जाती है। तो जॉर्ज एवरेस्ट ये क्या कर रहे थे? हिमालय की तलहटी में जो गंगा सिंधु का मैदान है, गंगा सिंधु के मैदान में, ठीक है, गंगा सिंधु के मैदान में अक्षांश निर्धारण हेतु भू सर्वेक्षण है वो किया जा रहा था। किसके द्वारा? जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा। कहाँ पर? हिमालय की तलहटी में। हिमालय की तलहटी में जो गंगा सिंधु का मैदान है उसमें अक्षांश के निर्धारण हेतु भू सर्वेक्षण है वो किया जा रहा था और ये भू सर्वेक्षण है वो त्रिभुजीकरण विधि से हो रहा था। त्रिभुजीकरण विधि से। ठीक है, अब क्या होता है कि और इस अक्षांश निर्धारण के लिए देश में क्या किए जा रहे थे? कुछ आधार बिंदु बनाए जा रहे थे। ठीक है, इस कार्य के लिए देश में कुछ आधार बिंदु बनाए जा रहे थे। अब आधार बिंदु बनाए जा रहे थे जिनका अक्षांश की भाई इस जगह का स्थान ये अक्षांश ये है, तो वो आधार बिंदु है वो बनाए जा रहे थे। अब इन आधार बिंदुओं में अक्षांश और देशांतर का निर्धारण है वो बड़ी सावधानी से करना था, क्योंकि जिसके बाद में कि अन्य क्षेत्रों के सर्वेक्षण में किसी प्रकार की कोई गलती है वो न हो सके। तो अक्षांश का जो निर्धारण है वो दो विधियों के द्वारा किया जाता है।
अक्षांश का निर्धारण दो विधियों द्वारा होता है, और वो कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी त्रिभुजीकरण विधि, और दूसरी है आपकी खगोलीय विधि। दूसरी है खगोलीय विधि। तो इन दो विधियों के द्वारा अक्षांशों का निर्धारण है वो किया जाता है, एक तो त्रिभुजीकरण विधि के द्वारा और एक खगोलीय विधि के द्वारा। जब दोनों विधियों का परिणाम एक समान हो तभी उस स्थान का अक्षांश है वो निर्धारित होता है। ठीक है, जब दोनों विधियों का परिणाम एक समान होता है, एक समान हो, तब अक्षांश निर्धारित है वो हो जाता है। ये लो जी। तो अक्षांश का निर्धारण दो विधियों के द्वारा किया जा रहा था, त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि। और जब इन दोनों विधियों के द्वारा प्राप्त परिणाम है वो एक समान आए, ठीक है, तब अक्षांश का निर्धारण है वो होता है। अब देखिए होता क्या है। कल्याण और कल्याणपुर नामक दो गांव, ठीक है, या दो स्थान, उनका अक्षांशीय निर्धारण हो रहा है दोनों विधियों के द्वारा, और उनमें अंतर है वो आ रहा है। तो कल्याण और कल्याणपुर, ठीक है, ये दोनों हैं दो आधार बिंदु। कौन से? एक कल्याण और दूसरा कल्याणपुर। ये समझ में आ गया आपके? इन दोनों आधार बिंदु का त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि से अक्षांश से निर्धारित किया गया। तो अक्षांश निर्धारण जब किया गया तो त्रिभुजीकरण विधि द्वारा जो अक्षांश, त्रिभुजीकरण विधि द्वारा जो परिणाम आया, त्रिभुजीकरण विधि द्वारा परिणाम और दूसरा है खगोलीय विधि द्वारा परिणाम। ठीक है, दोनों विधियों के द्वारा परिणाम ज्ञात किया गया, त्रिभुजीकरण विधि द्वारा और खगोलीय विधि द्वारा। त्रिभुजीकरण विधि द्वारा जो परिणाम आया वो है 5 डिग्री 23 मिनट 42.294 सेकेंड। 5 डिग्री 23 मिनट 42.294 सेकेंड। ये तो आया था त्रिभुजीकरण विधि के द्वारा, ठीक है। और आपकी खगोलीय विधि द्वारा आया 5 डिग्री 23 मिनट 37.058। 5 डिग्री 23 मिनट 37.058 सेकेंड। ठीक है, 1 कॉमा ये मिनट का, ये सेकंड का। देखिए ये डिग्री, ये मिनट और ये सेकंड। जब 1 कॉमा लगाते हैं तब मिनट और ये 2 लगाते हैं तब सेकंड। तो ये 2 के चिन्ह सेकंड के हैं और 1 का है वो मिनट का। तो ये परिणाम आया था
और इन दोनों विधियों के द्वारा जो प्राप्त परिणाम है उसमें जो अंतर आया वो अंतर है 5.236 आपके सेकंड का। तो 5.236 सेकंड का जब अंतर था तो ये अंतर आया था दोनों विधियों के द्वारा जब परिणाम ज्ञात किया गया था, और ये अंतर धरातल पर 550 फीट दूरी के बराबर था। यह जो अंतर था, अंतर धरातल पर 550 फीट दूरी के बराबर था। ठीक है, ये अंतर आ गया। ठीक है, ये अंतर 5.236 सेकंड का। अब जब इस अंतर के कारणों की व्याख्या के कारण ही समस्थिति के सिद्धांतों की खोज हुई थी, इस अंतर के कारणों की व्याख्या के कारण। तो ठीक है, जो ये अंतर था इसके कारणों की व्याख्या की गई, और इस कारणों की व्याख्या से ही आपका जो समस्थिति का सिद्धांत है उसकी खोज हुई। समस्थिति के सिद्धांत की खोज ये हो गई थी। ठीक है, जिनकी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग व्याख्या है वो की थी, जिसमें आपका आर्किड एंड प्राट और एयरी के विचार है वो आने चाहिए। देखिए, जॉर्ज एवरेस्ट 1854, हिमालय की तलहटी, गंगा सिंधु का मैदान, अक्षांश निर्धारण करने के लिए भू सर्वेक्षण किया जा रहा था, त्रिभुजीकरण विधि के द्वारा हो रहा था। इसके लिए देश में कुछ आधार बिंदु है वो बनाए जा रहे थे। ठीक है, अक्षांश का जो निर्धारण है वो दो विधियों के द्वारा होता है, एक तो त्रिभुजीकरण विधि और एक खगोलीय विधि। जब दोनों विधियों के द्वारा परिणाम एक समान आता है तब अक्षांश का निर्धारण है वो किया जाता है। दो स्थान थे या दो आधार बिंदु थे, कल्याण और कल्याणपुर। इन दोनों आधार बिंदुओं का जब अक्षांशीय निर्धारण अलग अलग विधियों के द्वारा किया गया तो त्रिभुजीकरण विधि के द्वारा जो परिणाम है वो तो इतना आया, और खगोलीय विधि के द्वारा परिणाम है वो इतना आया। दोनों विधियों के परिणाम में अंतर है वो 5.236 सेकंड के बराबर था, और यह अंतर धरातल पर 500 फीट दूरी के 550 फीट दूरी के बराबर था। इस अंतर के कारणों की व्याख्या से ही समस्थिति के सिद्धांतों की खोज है वो हुई थी। इसके बाद इसके संदर्भ में जो विभिन्न विद्वान थे उन्होंने अपने अपने विचार दिए और इसकी अलग अलग व्याख्या है वो की थी। अब इसके संदर्भ में आते हैं आपके एयरी और प्रॉट के विचार। देखिए, आपका एक प्राट और एयरी, प्राट व एयरी ने जब ये अंतर और ये समस्या है वो प्रॉट एयरी महोदय के सामने रखी गई तो उन्होंने बताया कि इस विसंगति का जो कारण है वो है हिमालय का कम आकर्षण बल लगाना। ठीक है, इसका कारण बताया, वो बताया हिमालय का कम आकर्षण बल लगाना, कि हिमालय है वो अपना आकर्षण बल है वो कम लगा रहा है, जिसके कारण ये अंतर है वो आ रहा है। किसने? एयरी और प्रॉट महोदय ने। अब प्रॉट ने बताया, प्रॉट महोदय ने केवल आर्किडगन प्राट, इन्होंने बताया कि जो हिमालय है, ये जो हिमालय है वो क्या है, सियाल निर्मित है, और सियाल की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व है 2.75। ठीक है, ये घनत्व पाया जाता है। तो हिमालय है वो सियाल से निर्मित है और इसका घनत्व है वो 2.75 है। इस आधार पर गणना की तो अंतर है, इस आधार पर जब गणना की
तो जो अंतर है वो अंतर 5.236 सेकंड का न आकर ये अंतर है वो कितना आना चाहिए था, 15.885 का आना चाहिए था। पंद्रह 15.885 सेकंड का आना चाहिए था। ठीक है, किसने? प्रॉट महोदय ने। प्रॉट महोदय ने माना था कि हिमालय सियाल निर्मित है, इसका घनत्व है वो 2.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसके आधार पर जो गणना की तब पाया कि जो ये अंतर जो आया दोनों विधियों में वो अंतर इतना नहीं आकर इतना आना चाहिए। कितना? 15.885 सेकंड है वो आना चाहिए। अर्थात हिमालय है उसको साउल को और अपनी तरफ है वो आकर्षित करना चाहिए। तो ये प्रॉट महोदय ने बताया। इस आधार पर आगे जाकर प्रॉट ने इसकी व्याख्या की और जो प्रॉट है उन्होंने बताया कि जो हिमालय है वो कम घनत्व का बना है। इन्होंने इसकी व्याख्या की और क्या व्याख्या की कि हिमालय कम घनत्व, कम घनत्व का मतलब 2.75 से भी कम घनत्व का बना है। और कम घनत्व के बने होने के कारण क्या है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए साउल पर कम आकर्षण बल लग रहा है और ऊंचाई व घनत्व में उल्टा अनुपात है। तथा साहुल पर कम आकर्षण बल लग रहा है तथा ऊंचाई व घनत्व का उल्टा अनुपात है। प्रॉट ने व्याख्या की कि भाई प्रॉट ने माना था कि हिमालय वो सियाल निर्मित है, सियाल का घनत्व इतना है। इस आधार पर जब गणना की तो अंतर है वो इतना न आकर इतना आना चाहिए। इसकी व्याख्या जब प्रॉट महोदय ने की तो उन्होंने माना कि हिमालय है वो कम घनत्व का बना हुआ है, जिससे कि वो साउल पर उसका आकर्षण बल है वो कम लग रहा है और ऊंचाई व घनत्व का अनुपात है वो उल्टा होता है। उल्टा कैसे? जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना कम होगा और जो भाग जितना नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऊंचाई व घनत्व का इन्होंने उल्टा अनुपात बता दिया। अब देखो इसके विपरीत, ये आ गया समझ में। इसके विपरीत एयरी महोदय क्या बता रहे हैं? इसके विपरीत एयरी महोदय ने बताया, क्या बताया? ठीक है, ये तो प्रॉट का हो गया। एयरी महोदय ने बताया कि हिमालय की अधिक ऊंचाई के कारण हल्के घनत्व की सियाल परत है वो अधिक गहराई तक धसी हुई है। हिमालय के अधिक ऊंचाई के कारण ठीक है, एयरी महोदय बता रहे हैं कि हिमालय के अधिक ऊंचाई के कारण हल्के घनत्व की सियाल परत हल्के घनत्व वाली सियाल परत हल्के घनत्व वाली सियाल परत अधिक गहराई तक धसी हुई है।
अधिक गहराई तक धसी हुई है। ठीक है, एरिन बताया कि हिमालय की अधिक ऊंचाई होने के कारण उसका घनत्व है वो कम है। तो हल्के घनत्व वाली जो सियाल परत है वो क्या है, अधिक गहराई तक धस गई है, धसी हुई है, इसलिए साहुल पर उसका आकर्षण है वो कम लग रहा है। इसलिए जो साहुल है इसलिए साहुल पर कम आकर्षण लग रहा है। ठीक है, और कम आकर्षण लगने के कारण वो पेंडुलम को कम आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो एयरी ने बता दिया कि हिमालय है, इसकी ऊंचाई अधिक है, अधिक ऊंचाई होने के कारण एक कम घनत्व का बना हुआ है सियाल परत का, इसकी गहराई है वो ज़्यादा है, इसलिए साहुल है वो कम आकर्षित हो रहा है या इस पर कम आकर्षण शक्ति लगी रही है। तो इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने घनत्व के अनेक कारणों की व्याख्या की और समस्थिति के सिद्धांत की खोज होती है आपकी। इसके बाद इसके अंतर्गत हम एयरी, प्राट, हैफोर्ड, बोवी, होम्स आदि के विचार है वो पढ़ेंगे। समस्थिति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने कि इन्होंने इनके संदर्भ में क्या कहा। तो आज हमने पढ़ा है समस्थिति की खोज। इसके अंतर्गत आप लोगों ने पियरे बोगोर, ठीक है, इसके बाद जॉर्ज एवरेस्ट, इनके मत पढ़े कि उन्होंने समस्थिति के सिद्धांत की किस प्रकार से खोज की। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।